नेक्स्ट है इसमें तुलनात्मक विधि के मार्ग में आने वाली बाधाएं। देखने में तो बड़ी आसान सी बात लगती है कि तुलना ही तो करनी है, लेकिन जब हम तुलना करने लगते हैं तो व्यवहारिक रूप से वो तुलना इतनी आसान नहीं रहती जितनी प्रतीत होती है। तो क्या बाधाएं आती है तुलनात्मक विधि को व्यवहारिक रूप देने में? एक रिसर्चर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट है इसमें सर्वसम्मति का अभाव। अब जो राजनीतिक विचारक या कोई राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या उसके सामने ये आती है कि बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिनके अर्थ से संबंधित सर्वसम्मति नहीं है। अनेक विचारकों ने उनके अलग अलग अर्थ बताए हैं, जैसे समाजवाद है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। साम्यवाद हर देश में अलग अलग रूप में अस्तित्व में आया और जिस भी विद्वान ने इसकी विवेचना की, इसका विश्लेषण किया, उसने अपने तरीके से इसका अर्थ दिया। तो समाजवादी शासन प्रणाली से संबंधित यदि कोई विचारक रिसर्च करना चाहे तो जब अर्थ ही क्लियर नहीं है, सर्वसम्मति नहीं है, तो वो 20 अर्थों में से, 20 परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा को सही मानकर आगे बढ़ेगा? इसी तरह से राजनीतिक विकास सेकेंड ईयर में था ना आपका? नहीं था, 6th सेमेस्टर में होगा। फिर राजनीतिक विकास में भी वही है कि जितने भी विचारकों ने राजनीतिक विकास की व्याख्या की है, इसके परिभाषा देने की कोशिश की है, कोई ये मानता है आर्थिक विकास राजनीतिक विकास है, कोई ये मानता है कि जो आधुनिकीकरण है वो राजनीतिक विकास है, कोई ये कहता है औद्योगिकरण है वो राजनीतिक विकास है। सब ने अलग अलग तरीके से, कोई कहता है राजनीतिक सहभागिता लोगों की अधिक है तो राजनीतिक विकास है, कोई ये कहता है कि देश में यदि अंधविश्वास नहीं है, सब कुछ तर्क पर आधारित है, जनता जो भी अपने निर्णय लेती है तर्क के अंतर्गत लेती है, औचित्य के आधार पर लेती है, तो वो राजनीतिक अधिकार है, लोगों का जीवन स्तर उच्च है, वो राजनीतिक विकास है। और कुछ ये मानते हैं कि जो शासन प्रणाली को किसी भी देश की अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना सुदृढ़ता से कर लेती है, वो राजनीतिक विकास है। तो राजनीतिक विकास को यदि विषय वस्तु बना के कोई विचारक या कोई स्टूडेंट इस पर रिसर्च करना चाहे तो वो कौन सा अर्थ लेगा? सबसे बड़ी समस्या जो रिसर्चर्स हैं उनके सामने यही है। सेकंड है इसमें साधनों का अभाव। यदि कोई रिसर्चर तुलनात्मक विधि को अपनाता है, उसमें वो रिसर्च करता है, तो साधन तो हर रिसर्च के लिए चाहिए। अब कहीं भी राजनीति विज्ञान की कोई एक सेट प्रयोगशाला तो है नहीं, पूरे समाज में इसके अध्ययन होने हैं, तो लेकिन जो विषय वस्तु है केवल और केवल जो मनुष्य हैं उनके ही व्यूज लिए जा सकते हैं। लिखित में या एक जो कह सकते हैं कि एक इकट्ठी विषय वस्तु कहीं अलग से उपलब्ध हो, वो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, आज से 10 साल पहले के, 15 साल पहले के न्यूज़पेपर। लेकिन अब अगर आप न्यूज़पेपर को देखते हो, पढ़ते हो, आप देखोगे कि हर न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है उसमें साफ, अगर ध्यान से गहराई से उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में आता है कि इस न्यूज़पेपर में हमेशा एक राजनीतिक दल की फेवर होती है या एक राजनीतिक दल की हमेशा बुराई होती है। माने मीडिया पर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बैकडोर से कब्जा जो है इन्हीं राजनीतिक दलों का है और रिसर्चर इन्हीं को बेस बनाए, तो बेस ही गलत हो गया। ऑथेंटिसिटी तो न्यूज़पेपर होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमें तस्वीर के दोनों जो रुख है वो समझ में आए। लेकिन अगर हमने एक या दो न्यूज़पेपर को बेस बना लिया तो वो हमारा आधार
गलत हो जाएगा। माने जो लिखित सामग्री है, पुस्तक का ही ले लो, पुस्तक यदि किसी ने लिखी है तो वही बात है कि उसमें उसके जो खुद के व्यूज़ है, जो खुद की वैल्यूज़ है, वो कहीं ना कहीं झलकेगी। तो जो रिसर्चर है, अब यहाँ ठीक है, भारत में आपने सारा देख लिया, भारत की किसी एक राजनीतिक इकाई का दूसरे देश की राजनीतिक इकाई से तुलना करना चाहते हो, वहाँ जाना भी संभव नहीं है, इतना आसान तो नहीं है ना। और फिर वहाँ की अगर पुस्तकों का अध्ययन करते हो सकते हैं वहाँ भी यही स्थिति हो, क्योंकि मानव स्वभाव तो बेसिकली तो हर जगह एक जैसा ही है। तो ऐसे में जो साधन हैं वो बहुत अच्छे से रिसर्चर को प्राप्त नहीं हो पाते। थर्ड है वैज्ञानिक आधार की अनुपस्थिति। अध्ययन किसका करना है इसमें? मानवीय व्यवहार का। और जो मनुष्य का व्यवहार है एक जैसी स्थिति में भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मनुष्य गतिशील है, बदली हुई परिस्थितियों में तो व्यवहार बदलता ही है, लेकिन सेम सिचुएशन में भी उन्हीं लोगों का ही जिनका हमने पहले अध्ययन किया, उसी स्थिति में उन्हीं लोगों का हम दोबारा अध्ययन करते हैं, उनसे दोबारा से कुछ सवाल पूछे जाते हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके जवाब वही के वही। फर्स्ट ईयर में आप लोग यहाँ आए, उस वक्त जो इस कॉलेज के प्रति आपकी सोच थी, आज उसमें काफ़ी चेंजेज आ गए। आप तो वही हो, कॉलेज भी वही है, आपका सोचने का तरीका बदल गया, आपका दृष्टिकोण बदल गया। पहले आप स्कूल से उसकी तुलना करते थे, अब आप तुलना करते हो दूसरे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से। फर्क हो गया ना, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो गए। तो ऐसे में मनुष्य का जो स्वभाव है वो अपने आप में जो परिवर्तनशील है, तो ऐसे परिवर्तनशील आधार पर कोई भी वैज्ञानिक नियम बनाना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है। नेक्स्ट है इसमें निश्चित नियम समस्त अवस्थाओं के लिए लाभकारी नहीं होते। जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है या गणित है, इनके जो नियम हैं वो देश और काल की परिस्थितियों से परे होते हैं। गणित में 2 + 2 4 है, तो वो भारत में भी 4 है, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ वो 4 है। इसी तरह से भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में यदि कोई रिसर्च भारत के संदर्भ में हुई है तो कुछ सालों तक के लिए वो भारत के लिए तो ठीक हो सकती है, वो नियम चलते रहे यूं के यूं सही लगे, लेकिन वही सिद्धांत दूसरे देशों के लिए भी उतना ही खरा उतरेगा, बहुत मुश्किल काम है कहना ये। यहाँ देश और काल की परिस्थितियों में ये जो अध्ययन है वो सही प्रतीत नहीं होते। माने हर देश, एक देश की सीमा से निकलते ही दूसरे देश में उसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा। काल माने समय, समय बदलेगा, लोगों के विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो वो जो पुराने सिद्धांत है, जो पहले से प्रतिपादित सिद्धांत है, वो फिर अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। नेक्स्ट है बहुत व्यापक क्षेत्र। कि जो राजनीतिक विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जब ये कहा जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कि जब राजनीति विज्ञान में कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा है, जो भी रिसर्च की जा रही है, तो उसमें मनुष्य के केवल राजनीतिक व्यवहार का नहीं, उसके राजनीतिक व्यवहार पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अन्य व्यवहारों के अध्ययन का भी शामिल करना इसमें जरूरी है, उसको भी शामिल किया जाएगा। माने बाकी जितने भी पहलू हैं उनके राजनीतिक पहलू पर क्या प्रभाव है वो भी अध्ययन का हिस्सा रहेंगे। कहने को सिर्फ ये राजनीतिक पक्ष है, लेकिन बाकी जो पक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं। तो समस्त आ गया, समग्र आ गया, वातावरण का अध्ययन भी आ गया इसमें। समग्र मतलब मनुष्य को केवल एक राजनीतिक व्यक्ति ना मानकर उसको सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यक्ति भी मानना है, उसके जीवन के उन पक्षों का भी अध्ययन करना है। तो ऐसे में जो तुलनात्मक राजनीति है, मानव जीवन के सारे पक्ष आ गए, राजनीतिक प्रणाली से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी आ गई।
राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक संस्थाएं भी आ गई, क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी कार्यप्रणाली, उनका व्यवहारिक पक्ष, तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि इसमें क्या शामिल किया जाए, क्या छोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो निष्कर्ष में यही दे देना कि जो तुलनात्मक विधि है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि नहीं है, और ना ही तुलनात्मक विधि के लिए रिसर्चर के पास ऐसे कोई साधन है कि वो इसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करके भी कोई ऐसा विश्वव्यापी सिद्धांत बना पाए, कोई ऐसा सिद्धांत बना पाए जो देश और काल की सीमाओं से परे हो।